यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज है 18 दिसंबर। अब जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं अलग अलग CHO एग्ज़ाम्स की, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, तो अपनी तैयारी आप लोग ज़ोरों तोरों से रखिए। साथ ही साथ जो भी लोग आज का एग्ज़ाम दे के आए हैं, कर्नाटका CHO का पेपर था आज, तो जो भी लोग पेपर दे के आए हैं अकॉर्डिंग टू आपके रिव्यू के, जिन्होंने पेपर दिया और जिनसे मेरी व्हाट्सएप में या फिर डायरेक्ट बात हुई है, उनका पेपर बहुत ही अच्छा गया है। पेपर बहुत इजी आया हुआ था। मेरे पास जैसे ही जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, क्योंकि अभी 6 डिस्ट्रिक्ट है जो छोड़ दिए हैं, बाकी का भी एग्ज़ाम करवाया गया था, लेकिन अभी जो 6 डिस्ट्रिक्ट कुछ रीजन के कारण उनका एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, तो उनकी अभी डेट नहीं आई है। जिनका 6 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम होना है, तो उनकी एग्ज़ाम है जो बाद में होगी कर्नाटका में ही। तो अब जिनका भी अपकमिंग टाइम में जहाँ के लिए भी पेपर है, तो प्लीज़ आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम, क्योंकि अभी तक जो भी पेपर्स हो रहे हैं अच्छे आ रहे हैं सभी जगह के। बात एक जगह की नहीं कर रहे हैं, सभी जगह की बात कर रहे हैं। यदि त्रिपुरा की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस के इस बार थोड़ा सा लेवल चेंज था, बट क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। जो भी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स हैं जो बैक टू बैक सभी के एग्ज़ाम्स हैं अलग अलग जगह। राजस्थान की तो डेट कंफर्म है, अभी यूपी की डेट है जो कंफर्म नहीं हुई है, बट बहुत जल्दी हो जाएगी। तो आज की क्लास में हम जो भी MCQs पढ़ेंगे आपके सभी स्टेट्स एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे, तो प्लीज़ क्लास में एंड तक बने रहना। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया है आज की क्लास का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टारगेट्स आर टू बी अचीव बाय। क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कितना इजी है, तो यहाँ पर हमने ओनली कि कितने गोल अचीव करना है, हमें कब तक गोल अचीव करना है, हम आगे पढ़ेंगे कितने गोल हैं उनको कैसे अचीव करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG गोल्स हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये सभी एग्जाम्स में आपको आते हैं। तो आपको डायरेक्ट तो SDG नहीं आएगा, जैसा मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इसके अंदर का ही आएगा। तो SDG को हमें कब तक अचीव करना है, 2030 तक, 2025 तक, 2030 या फिर 2050 तक। तो SDG गोल्स को हमें 2030 तक अचीव करना है। कब तक? 2030 तक। अभी रहा यहाँ पर SDG गोल्स। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और ग्लोबल गोल्स जिसको हम कहेंगे, ये 2015 में गोल्स के लिए 2015 में जनरल असेंबली, जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, उन्होंने सेट किया हुआ था कि इसमें जो टोटल 17 गोल्स हैं, इंटरलिंक्ड गोल्स हैं, एक से दूसरे जुड़े हुए हैं, कि हम एक को अचीव करेंगे तो दूसरे का अचीव करने में हेल्प करेंगे, और इनको हमें अचीव करना है 2030 तक। कब तक? 2030 तक का एजेंडा रखा गया है। तो इनमें आपको अब एग्जाम में आता क्या है, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस दिया हुआ है कि फर्स्ट क्या गोल है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, ये आपको एग्जाम में गोल दिया जाएगा, कहा जाएगा कि कौन से नंबर का गोल है। टोटल 17 होते हैं। शुरुआत इन्होंने किससे की है? पॉवर्टी से। किससे? गरीबी से। ना गरीबी होगी ना भुखमरी होगी, जब भुखमरी नहीं होगी तो अच्छी हेल्थ होगी। तो इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज बढ़ते गए SDG के गोल्स। तो फर्स्ट गोल है नो पॉवर्टी, सेकेंड वन इज़ जीरो हंगर, थर्ड इज़ गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ क्वालिटेटिव एजुकेशन, पहले आपके खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा, स्वस्थ रहने का, फिर आपका एजुकेशन आएगा, वो यहाँ पर है। फिर जब एजुकेशन की बात हो गई तो जेंडर इक्वेलिटी, मेल फीमेल दोनों में समानता बरतनी है। फिर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जब ये हो गया तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पे आ गए हम। फिर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ऐसी एनर्जी बनाई जाए जो हर एक के पास पहुंच सके और हर एक पर्सन उसको अफोर्ड कर सके। अब उस एनर्जी को अफोर्ड करने के लिए आपको काम भी करना होगा, तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है जो जिस भी कंट्री के यहाँ वो अच्छी होना चाहिए। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आफ्टर दैट आएगा ये कि आप जहाँ पर भी हैं वहाँ का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ पर नए नए इनोवेशन हो रहे हों, इंडस्ट्रीज़ वगैरह हों। फिर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ को हमें कम करना है। तो एक के बाद एक जो गोल्स हैं, मतलब कि हम इनको इंटरलिंक्ड गोल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक के साथ है जो दूसरे गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी। या फिर आपने एक अचीव कर लिया तो आपको दूसरे गोल को अचीव करना है। तो ये सब क्या है? SDG के गोल हैं। टोटल 17 गोल थे, लेकिन हमें अचीव करना है कब तक? 2030 तक। नेक्स्ट वन, नेशनल हेल्थ मिशन एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है NHM की स्थापना कब हुई? 2007 में, 2005 में, 2009 में कि 2006 में?
नेशनल हेल्थ मिशन की स्थापना पूछते हैं कब हुई? 2005 में। एट प्रेजेंट NHM कब लॉन्च हुआ? 2005 में। NHM के आप यदि एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी भी स्टेट में, अभी जो रिसेंट में चल रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट के NHM के सेक्रेटरी होते हैं, वो उनके नाम आप याद रखें। आपको मे भी बाई चांस एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि NHM जो नेशनल हेल्थ मिशन है, जिस भी स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ के सेक्रेटरी है, जो आप याद रखें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 2005 में लॉन्च किया था। आफ्टर इसके लॉन्च के बाद इसके थ्रू बहुत सारे इनिशिएटिव, छोटे छोटे प्रोग्राम्स लाए गए हैं। वो आपको एक सेपरेट सिंगल क्लास में 10 मिनट की क्लास में बताए जाएंगे कि NHM के तहत क्या क्या चीज़ें हैं जो इंट्रोड्यूस करवाई हैं गवर्नमेंट ने, तो वो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग NHM के थ्रू जहाँ के भी एग्ज़ाम दे रहे हों, वहाँ के जिस भी स्टेट के दे रहे हों, आप वहाँ के जो चीफ हैं NHM के, उनका नाम याद रखें, एग्ज़ाम में आपको आ सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर का द बेनिफिशियर्स ऑफ RBS के प्रोग्राम, तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो बेनिफिशियर्स ग्रुप है वो क्या है? 0 to 18 ईयर्स तक, 0 to 6 ईयर, 0 to 10 ईयर या फिर 0 to 12 ईयर। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य जो कार्यक्रम है, इसके बेनिफिशियर्स ग्रुप हैं 0 से 18 साल तक की एज ग्रुप के। कितने? 0 से 18। एक है RKS के, वो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्या है? नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम है वो, जिसको हम राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहेंगे। ये RBS के, क्या है? RBS के। तो RBS के प्रोग्राम लॉन्च हुआ था कब? फरवरी 2013 में। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसको हम कहेंगे, इसके तहत जो 4Ds डिफेक्ट हैं बर्थ से लेकर 18 साल तक की एज ग्रुप के, जिसमें डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसीज, डिसीज, डेवलपमेंटल डिलेज, जिसमें डिसेबिलिटीज़ इंक्लूडेड हैं, वो यहाँ पे क्या की जाएंगी? चेक की जाएंगी इस RBS के प्रोग्राम के तहत। तो फरवरी 2013 में लॉन्च हुआ था। अब इसका यहाँ पर जो टारगेट ग्रुप है वो क्या है? 0 to 18 ईयर्स तक का। लेकिन यदि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का है, किशोर का मतलब है एडोलेसेंट एज, तो एडोलेसेंट एज कितनी होती है? 10 से 19 साल तक की, अकॉर्डिंग टू WHO। तो RKS के पूछें तो उसमें 10 to 19 ईयर्स तक, लेकिन RBS के पूछें तो 0 to 18 ईयर्स तक। नेक्स्ट वन, साउथ ईस्ट एशियाज WHO रीजनल ऑफिस इज लोकेटेड एट। क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि साउथ ईस्ट एशिया का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रीजनल ऑफिस है वो कहाँ पर है? जो WHO का मेन ऑफिस है, जो हेड क्वार्टर जिसको हम कहेंगे, वो कहाँ पर है? जेनेवा में। लेकिन ये साउथ ईस्ट एशिया में कहाँ पर है? दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में कि कोलकाता में? तो कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? दिल्ली में, या फिर न्यू दिल्ली हम जिसको कहेंगे। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। अब साउथ ईस्ट एशिया के, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, साउथ ईस्ट एशिया के कितने हैं जो WHO के साउथ ईस्ट एशिया के कितने कंट्री हैं जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं? ये आपको एग्जाम में आता है, तो चलिए बताते हैं कि कितने कंट्री हैं जो जुड़े हुए हैं साउथ ईस्ट एशिया का। उसमें टोटल कितने कंट्रीज जुड़े हुए हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड है, तैमूर। तो यहाँ पर क्या इतने देश हैं जो जुड़े हुए हैं किसमें? साउथ ईस्ट एशिया में। WHO का जो रीजनल ऑफिस तो हमने जाना कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसके देश जो आपको नाम याद रखना है, 11 मेंबर्स हैं साउथ ईस्ट एशिया रीजन के। तो आपको क्या करना है? इनके नाम याद रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में आ सकते हैं। अब WHO का मेन हेड क्वार्टर पूछे तो कहाँ पर है? जेनेवा में हो गया आपका। और WHO की स्थापना कब हुई थी? तो वो सबको पता है कब हुई है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। एट प्रेजेंट WHO के जो चीफ हैं वो कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन, वर्ल्ड फर्स्ट नर्सिंग स्कूल वॉज स्टार्टेड इन। तो विश्व का जो फर्स्ट नर्सिंग स्कूल है, क्या है? फर्स्ट नर्सिंग स्कूल है, कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन में है लंदन में, इंडिया में, अमेरिका में कि इटली में? कहाँ पर स्टार्ट हुआ था विश्व का पहला नर्सिंग स्कूल? तो वो स्टार्ट हुआ था कहाँ पर? इटली में।
और हम हर साल इंटरनेशनल नर्सेस डे कब मनाते हैं? 12 मई को। क्यों मनाते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन था 1820 मई 1820 को उनका जन्मदिन था, इसीलिए हम हर साल क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन, और इस साल की थीम आपको याद रखना है। नर्सिंग स्कूल तो हमने पढ़ लिया कि विश्व का पहला नर्सिंग स्कूल कहाँ खुला था? इटली में। इस साल की थीम क्या है 2022 की? अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। आपको याद होना चाहिए जब आप एक नर्सिंग के कैंडिडेट हैं, इसलिए। नेक्स्ट वन, रिवाइज्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज अनाउंसड इन। रिवाइज्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, कब अनाउंस हुई थी? 2000 में, 2001 में, 2002 में कि 2003 में? तो रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी है, सॉरी रिवाइज्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, ये कब लाई गई थी? तो ये आई थी 2002 में। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, आई थी 1983 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी, लेकिन इसको रिवाइज किया गया था कब? 2002 में। तो यहाँ पर यदि आपको ओनली एग्जाम में आती है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ये कब है? 2002 में। नेक्स्ट वन, व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? तो हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो कब मनाते हैं? ऑप्शन में जून 21, मार्च 21, अप्रैल 22 या फिर मई 31। तो हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं कब? 21 जून को। कब मनाते हैं? 21 जून को। नेक्स्ट वन, द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वॉज अमेंडेड इन द ईयर। तो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट है जो कब लाया गया था? 1984 में, 1985, 1986 या फिर 1987? इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम अलग है, मेंटल हेल्थ एक्ट अलग है। तो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट है जो कब पास हुआ था? 1987 में। कब? 1987 में। अब यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन और बनता है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के मैथ्स आपको एग्जाम में आते हैं। मेंटल हेल्थ डे कब मनाते हैं हम? तो वो भी आपको एग्जाम में आता है। तो हम हर साल विश्व मानसिक दिवस जिसको हम कहेंगे, तो ये कब मनाते हैं? हर साल 10 अक्टूबर को। याद रखना है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हम हर साल मनाते हैं कब? 10 अक्टूबर को। अवेयरनेस फैलाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकली फिट हैं तो आप मेंटली भी फिट होंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकली फिट हैं तो मेंटली, आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है चारों तरफ से, तो वो सभी क्या है? मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस। दिमागी तौर पर आपको डिप्रेशन में है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए भी आप डॉक्टर्स के यहाँ जा सकते हैं। और एक क्वेरेबल है, मतलब इसको ट्रीट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी मेंटली प्रॉब्लम है तो आप ठीक नहीं होंगे। तो इसीलिए अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल हम 10 अक्टूबर को, हर साल 10 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। नेक्स्ट वन, ओम्फेलोसील इज अ बर्थ डिफेक्ट विजिबल एज। तो ओम्फेलोसील एक बर्थ डिफेक्ट है, कहाँ विजिबल होगा? स्वेलिंग ऑफ द स्क्रोटम, विजिबल लंप इन द ग्रोइन, फिस्टुला बिटवीन लार्ज इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी सिस्टम, डिफेक्ट ऑफ एब्डोमिनल वॉल एट द अम्ब्लाइकस। तो ओम्फेलोसील जो कि एक बर्थ डिफेक्ट है, कहाँ पर विजिबल होगा? तो एब्डोमिनल वॉल के यहाँ पर है, देखिए आपने इस तरीके की इमेज मेनली एग्जाम में आपको आती है, जिसको हम एक्सोम्फेल्स भी कहते हैं, जो कि एक बर्थ डिफेक्ट है जिसमें एब्डोमिनल वैली वॉल है जो क्या रहेगी? बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगी, जिसके कारण हम इंटेस्टाइन, लिवर और अदर ऑर्गन को बहुत ही इजीली है जो देख सकते हैं, जो कि वैली बॉटम से चिपके हुए रहेंगे। कुछ रेयर केस में इसमें ट्रांसपेरेंट सैक होता भी है, किसी किसी केस में ट्रांसपेरेंट सैक ब्रोक हो सकता है, ओपन हो सकता है, फिर ब्रोक हो सकता है, इसके कारण पूरे ऑर्गन बाहर आ सकते हैं। तो ये क्या है? ओम्फेलोसील। जनरली ये क्या है? बर्थ डिफेक्ट है जिसमें एब्डोमिनल वॉल है जो अम्ब्लाइकस के यहाँ पर क्या रहेगी? या तो प्रॉपर बनी नहीं होगी, और बनी होगी तो इतनी ट्रांसपेरेंट होगी कि सभी ऑर्गन विजिबल होंगे। नेक्स्ट वन, सिंगल डीप क्रीज अक्रॉस द सेंटर ऑफ द पाम इज टिपिकली सीन इन। सिंगल डीप क्रीज देखने को मिलेगी। आप अपनी हथेली देखिए, चेक कीजिए, उसमें कितनी सारी आपको लकीरें हैं देखने को मिलेंगी, किस्मत की लकीर जिसको आप कहेंगे। तो सब बहुत सारी क्रीज हैं जो देखने को मिलेंगी, लेकिन एक ओनली सिंगल डीप क्रीज होगी। तो ये किस सिचुएशन में होगी? मेंटल रिटार्डेशन में, डाउन सिंड्रोम में, सिनेक्टिकल में, या फिर पॉटर सिंड्रोम में।
किस में आपको ये सिंगल डीप क्रीज देखने को मिलेगी? तो ये देखने को मिलेगी आपको किस में? डाउन सिंड्रोम में। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके आपकी इस तरीके से होंगी। नॉर्मल पाम क्रीसेस इस तरीके से होंगी, लेकिन डाउन सिंड्रोम हो गया या फिर एल्कोहलिज्म वाला पेशेंट लेडी रही, उसने बहुत ज़्यादा शराब पी, उसके बाद जो उसका बेबी हुआ तो उसमें इस तरीके के हैंड आप देखेंगे तो जो सिंगल पाम क्रीसेस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कहा है कि सिंगल डीप क्रीजेस अक्रॉस द सेंटर ऑफ द पाम दैट इज टिपिकली सीन इन डाउन सिंड्रोम। क्लियर? नेक्स्ट वन, परमानेंट डेंटिशियन ऑफ अ चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम। तो हम परमानेंट दांत बच्चों में किस एज से आते हैं? 6 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर या फिर 12 ईयर। तो जो प्राइमरी टीथ होते हैं जिसको हम दूध के दांत कहते हैं, जनरली 2 ईयर तक पूरे कम्प्लीटली आ जाते हैं, 2 से 6 साल तक रहेंगे, फिर आफ्टर 6 ईयर के बाद गिरना स्टार्ट होते हैं। फिर क्या आते हैं? परमानेंट टीथ। तो इसको हम क्या कहेंगे कि 6 साल में बच्चों के परमानेंट टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले कहाँ के आते हैं? लोअर इंसीजर आते हैं कि अपर इंसीजर आते हैं? तो ये भी देखते हैं हम कि पहले कौन से दांत आएंगे। टूटेंगे तो बाद में, पहले आएंगे कब से वो भी आपको पता। टीथ आपको पूछे जाते हैं कि सबसे पहले कहाँ के टीथ आते हैं। इरप्शन का मतलब निकलना, शेडिंग का मतलब टूटना। तो सबसे पहले कहाँ के दांत आते हैं? यदि प्राइमरी टीथ की हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं लोअर सेंट्रल इंसीजर। किस कौन से? लोअर सेंट्रल इंसीजर। अब यहाँ पर इनिशियल टाइम तो लिखा है कि 6 से 10 मंथ की एज में आना स्टार्ट होते हैं और इनकी शेडिंग जनरली 6 to 7 ईयर में मतलब गिरेंगे। तो जो सबसे पहले टीथ आपको पूछते हैं वो आते हैं लोअर सेंट्रल इंसीजर टीथ, 6 मंथ के बाद से आना स्टार्ट होते हैं। फिर इसके बाद अपर सेंट्रल इंसीजर आते हैं, पहले लोअर फिर अपर आएंगे। फिर इसी तरीके से है जो पूरे टीथ का इरप्शन हो जाता है 2 ईयर तक में, कंप्लीट इरप्शन हो जाता है 2 ईयर में। आफ्टर दैट 2 ईयर के बाद है जो दांत क्या होते हैं? गिरना स्टार्ट होते हैं। फिर नए टीथ आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ। नेक्स्ट वन, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ अ न्यूबॉर्न इज। तो न्यूबॉर्न बेबी की नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी रहती है? 16 to 80, 20 to 22, 28 to 30, 30 to 60। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है न्यूबॉर्न बेबी की 30 से 60। कितनी? 30 से 60। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या होगी? कम होते जाएगी। जैसे जैसे एज बढ़ेगी रेस्पिरेटरी रेट है जो कम होती जाएगी। नेक्स्ट वन, पॉजिटिव ऑर्टेनली साइन इंडिकेट्स। तो पॉजिटिव ऑर्टेनली साइन किस में देखने को मिलेगा? हिप डिसलोकेशन में, कार्डियक एनोमली में, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में कि इम्परफोरेट एनस में। तो जो पॉजिटिव ऑर्टेनली साइन है किस में देखने को मिलेगा? हिप डिसलोकेशन में। इसमें आपका फीमोरल का हेड है वो इस तरीके से रहेगा एसिटाबुलम में, लेकिन ऑर्टेनली टेस्ट जब किया जाता है तो ये होता है डेवलपमेंटल ऑफ डिस्प्लासिया के लिए, न्यूबॉर्न बेबी में किया जाएगा। तो हिप डिसलोकेटेबल है या नहीं इसको चेक करने के लिए होगा। यदि ये पॉजिटिव है दैट मीन्स क्या? हिप डिसलोकेशन है। तो वेदर जब फीमोरल हेड कैन बी पुश्ड आउट ऑफ द एसिटाबुलम ऑन एग्जामिनेशन, जनरली अंदर रहेगा लेकिन ये क्या होगा? बाहर की तरफ आता है यदि, तो ये क्या है? डिसलोकेट है। और इस साइन को हम क्या कहेंगे? ऑर्टेनली साइन। नेक्स्ट वन, रूटीन ब्लड प्रेशर मेजर्ड स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ। तो बच्चों में जैसे बड़ों में हम बीपी चेक करते हैं वैसे ही बच्चों में भी होता है। तो किस एज से स्टार्ट किया जाता है? 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर या फिर 6 ईयर से। तो बच्चों में जो ब्लड प्रेशर चेक करना स्टार्ट किया जाता है वो किया जाता है 3 साल की एज से। इसके पहले बच्चों में रूटीन ब्लड प्रेशर मेजर करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आफ्टर 3 ईयर के बाद बच्चों में हम ब्लड प्रेशर चेक है जो कर सकते हैं, रूटीन बीपी चेक है जो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ब्लू ब्लैक डिस्कलरेशन ऑन द बटक्स, बैक एंड सेक्ट्रल रीजन ऑफ द न्यूबॉर्न। तो एक न्यूबॉर्न बेबी हुआ है उसके बटक्स में, बैक में, सेक्ट्रल रीजन में क्या है? ब्लू और ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं। तो हम उनको क्या कहेंगे? मंगोलियन स्पॉट, वर्निक सिजोसा, लेन्यूगो और बटक स्मॉल। ये क्या कहलाएंगे? आपने नए जन्मे बच्चे देखे होंगे जो एमपी साइड तो बोलते हैं कि भगवान ने चमीटा लगा के या फिर बहुत ही ज़्यादा पुश करके या फिर ज़बरदस्ती करके धरती पे भेजा है, जन्म दिया है।
तो ये यही है कि ब्लू और ब्लैक कलर के जो आपको देखने को मिलते हैं हम उनको क्या कहते हैं, वो कहलाते हैं आपके मंगोलियन स्पॉट। इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। वर्निक सेजोसा तो चीज़ी सब्सटेंस लगा होता है बेबी की बॉडी पर, वो है। लेनिगो जो टिनी हेयर होते हैं वो कहलाएंगे। और क्या है मंगोलियन ब्लू स्पॉट्स। नेक्स्ट वन, द टाइम ऑफ टेकिंग PKU इज, फिनाइल कीटोयूरिया के लिए सही टाइम क्या है? 24 आवर आफ्टर फर्स्ट यूरिनेशन ऑफ द बॉडी, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, 24 to 48 आवर आफ्टर फर्स्ट फीड, या फिर आफ्टर पासिंग द मेकोनियम। तो PKU चेक करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है 24 आवर आफ्टर फर्स्ट यूरिनेशन ऑफ द बेबी। बेबी ने अपना पहला यूरिन पास आउट कर लिया है, उसके 24 आवर के बाद, जन्म लेने के 24 आवर के बाद जो फर्स्ट यूरिन पास किया उसके बाद का जो टाइम है वो क्या PKU के लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट वन, पॉपुलेशन और पॉपुलेशन कवर्ड बाय सब सेंटर। तो कितनी जनता कवर होती है सब सेंटर में? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर आपका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? 3000 से लेके 5000 तक। 3000 इन हिली एरिया एंड 5000 इन प्लेन एरिया। ये सब सेंटर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए है। नेक्स्ट वन, ओपन वायल पॉलिसी इज एप्लीकेबल टू ऑल एक्सेप्ट। ओपन वायल पॉलिसी, ओपन वायल पॉलिसी में हमने BBM जो पढ़ा हुआ है, जनरली इसका जो इनर स्क्वायर आउटर स्क्वायर मैच करता है तो कब डिस्कार्ड करना है, नहीं करता तो क्या करना है। तो वही ओपन वायल पॉलिसी एप्लीकेबल है सभी वैक्सीन में किसी एक को छोड़कर। तो जिसमें नहीं होगा वो है BCG। और किन किन में है? तो DPT, TT, हेपेटाइटिस B, ओरल पोलियो वैक्सीन, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप B, मतलब पेंटावैलेंट वैक्सीन में है। पेंटावैलेंट वैक्सीन और IPV में यह है ओपन वायल पॉलिसी। लेकिन ये जो ओपन वायल पॉलिसी है मीजल्स, BCG एंड जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन में एप्लीकेबल नहीं होगी। ओपन वायल पॉलिसी BCG, मीजल्स और जैपनीज इंसेफ्लाइटिस में एप्लीकेबल नहीं होगी, बाकी ये सभी में है। नेक्स्ट वन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ MR वैक्सीन। तो मीजल्स रूबेला वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? IM, ID, SC या फिर IV। तो MR वैक्सीन दी जाती है सबक्यूटेनियस रूट से। कहाँ से? सबक्यूटेनियस रूट से। येलो फीवर की वैक्सीन और जो MR वैक्सीन है, मीजल्स वैक्सीन है, सबक्यूटेनियस दी जाती है। इंट्राडर्मल ओनली BCG दी जाती है। ओरल में OPV और रोटा वायरस बस दी जाती है। OPV की 2 बूंद, रोटा वायरस की 5 ड्रॉप्स दी जाती हैं। पेंटावैलेंट और न्यूमोकोकल वैक्सीन इंट्रामस्कुलरली दी जाती है। नेक्स्ट वन, एलिजिबल कपल बिलोंग्स टू द एज ग्रुप ऑफ। तो जो एलिजिबल कपल है किस एज ग्रुप के रहेंगे? 15 to 35, 15 to 32, 25 to 45 या फिर 15 to 44। तो एलिजिबल कपल्स जो एज ग्रुप है होता है 15 से 44 साल का, जिसको हम चाइल्ड बियरिंग एज भी कहेंगे। मतलब इस टाइम पर आप फर्टाइल एज ग्रुप के हैं, आप इजीली कंसीव कर सकते हैं, तो इसीलिए इस एज को क्या कहा जाता है? एलिजिबल कपल और चाइल्ड बियरिंग एज। द BFHI डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। BFHI डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? केरला का। ऑप्शन में है यहाँ पर कोयट्टम, कन्नूर, कोलारम या फिर एर्नाकुलम। तो यहाँ पर ये जो एक इनिशिएटिव है 2015 में लिया गया था WHO और यूनिसेफ ने मिलके। WHO और यूनिसेफ ने मिलके बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के लिए क्या किया था? एक इनिशिएट लिया था जिसके 9 की कंपोनेंट्स रखे थे कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या करना है। तो BFHI डिस्ट्रिक्ट यदि पूछते हैं केरला में तो क्या कहाँ पर है? एर्नाकुलम में। BFHI को लॉन्च किया गया था, पर स्टार्ट किया गया था 2015 में। WHO और यूनिसेफ ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था कि ब्रेस्ट फीडिंग को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग से बेबीज़ में क्या ग्रोथ देखने को मिलेगी, मदर में क्या इफेक्ट्स होंगे, तो वो सभी के लिए। तो उस प्रोग्राम का नाम क्या था? बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। WHO यूनिसेफ ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट वन, नेम द वेक्टर दैट ट्रांसमिटेड द डिसीज मलेरिया। तो मलेरिया डिसीज कौन से वेक्टर के कारण होगी? फीमेल एनाफ्लीज, मेल एनाफ्लीज एडीज या फिर फीमेल क्यूलेक्स। तो काला जार होगा फीमेल क्यूलेक्स से। मलेरिया है जो इसका पॉजिटिव एजेंट होगा फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो। कौन सी? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो। नेक्स्ट वन,
कलर ऑफ मेकोनियम, तो मेकोनियम का कलर कैसा होता है? डैम ब्लू, डार्क ग्रीन, डार्क येलो या फिर लाइट येलो। तो हमेशा जो मेकोनियम है, बेबी का जो फर्स्ट पासिंग स्टूल होता है मेकोनियम, वो होता है डार्क ग्रीन कलर का। कैसा? डार्क ग्रीन कलर का। नेक्स्ट वन, पिगमेंटेशन ऑफ द फेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो पिगमेंटेशन देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी में और हार्मोनल चेंजेस के कारण होते हैं। तो ये क्या है? मेलानिन, लाइना अल्बा, लाइना निग्रा, कोलाज्मा। तो ये कहलाएंगे क्या? कोलाज्मा। इस तरीके से फोरहेड पर, दोनों चीक्स पर, चिन पर, नोज पर रहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? कोलाज्मा। लेकिन ये बिना प्रेगनेंसी के भी बहुत सारे लोगों में आपने देखे होंगे जिसको हम छाइयाँ बोलेंगे, छाई या फिर छाइयाँ बोलेंगे, तो वो क्या कहलाती है? मेलाज्मा। ये होती है मेलानिन हार्मोन के कारण। किसके कारण? मेलानिन हार्मोन का ज़्यादा सीक्रेशन होता है आपकी बॉडी में। तो आपकी बॉडी में जो ब्लैकनेस का है, यदि जो लोग बहुत ज़्यादा गोरे हैं मतलब उनमें मेलानिन हार्मोन ज़्यादा नहीं बन रहा, लेकिन जो बहुत ज़्यादा डार्क हैं, काले हैं, मतलब उनमें मेलानिन हार्मोन बहुत ज़्यादा है। तो वही यहाँ पर मेलानिन के कारण ही ये कोलाज्मा डेवलप होता है। प्रेगनेंसी में वैसे ही आपके पूरे हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसके कारण आपको कोलाज्मा देखने को मिलेगा। लेकिन नॉन प्रेगनेंसी में पूछते हैं तब हम इसको क्या कहेंगे? मेलाज्मा। नेक्स्ट वन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन इज कंट्रोल्ड बाय। यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कौन कंट्रोल करेगा? MSH हार्मोन, ADH हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन या फिर ACTH हार्मोन। तो जो हार्मोन यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करेगा वो है एंटी डायरेटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन हार्मोन है, ADH और वैसोप्रेसिन हार्मोन। नेक्स्ट वन, लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया इज। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो मैटरनल डेथ होती हैं वो किसके कारण होती हैं? एनीमिया के कारण, हेमरेज के कारण, सेप्सिस के कारण या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के कारण। तो भारत में जितनी भी जो डेथ का मेन रीज़न होता है मैटरनल डेथ का, वो होता है हेमरेज और ब्लीडिंग के कारण। अब ये हेमरेज और ब्लीडिंग आपको किसी भी कारण से हो सकती है, मतलब किसी भी पीरियड में हो सकती है। ये आपके कंसीव करने के बाद हो सकती है, ड्यूरिंग द डिलीवरी हो सकती है या फिर आफ्टर द डिलीवरी हो सकती है, किसी भी टाइम पर होगी। तो क्या, और यदि कंसीव करने से लेकर डिलीवरी के 42 डेज तक, 6 वीक तक यदि डेथ हो जाए लेडी की, तो कहलाएगी मैटरनल डेथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द फ्लूइड बैग शोन इज हेयर। तो यहाँ पर एक फ्लूइड बैग दिख रहा है, कौन सा बैग है? TPN बैग, एल्ब्यूमिन बैग, जेजुनेस्टोमी बैग विथ मिल्क या फिर एस्टेनमिन। ये एग्जाम में आपको आ सकता है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख ही रहा है कि लिपिड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक कौन सा बैग है जो आपको दिख रहा है? तो ये है TPN बैग। कौन सा बैग है? ये है TPN बैग। ये कौन सा बैग है? TPN बैग। इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आपको एग्जाम में आ सकता है। और ये रहा एल्ब्यूमिन बैग। एल्ब्यूमिन बैग इस तरीके से आएगा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है जब दिया जाएगा वो है। बाकी यहाँ पे 3 आइटम्स एक साथ दिख रहे हैं, क्या है? ये है TPN बैग। नेक्स्ट वन इज, ये क्वेश्चन नॉर्सेट एग्जाम में आया था। अ 56-year-old मेल केम विथ कंप्लेन ऑफ ब्लीडिंग पर रेक्टम, diagnosed to be carcinoma of colon, underwent right hemicolectomy, identify the instrument। तो यहाँ पर एक 56 साल का मेल क्लाइंट है, उसके लिए ब्लीडिंग हो रही है रेक्टम से, डायग्नोस हुआ है कोलोन कैंसर, कार्सिनोमा ऑफ कोलोन कैंसर डायग्नोस हुआ है, उसकी सर्जरी होनी है राइट हेमिकोलेक्टोमी। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाना है, इसका नाम क्या है? मोनोपोलर कॉटरी, हाइफ्रैक्टर, हार्मोनिक स्कैल्पल या फिर लिगेसर वेसल लिगेसर। तो यहाँ पर क्या है इस इंस्ट्रूमेंट का नाम जो यहाँ पे इमेज में दिया हुआ है? नॉर्सेट 2020 में आया हुआ था आपको। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है मोनोपोलर कॉटरी, क्या है? मोनोपोलर कॉटरी। इसका नाम याद रखें, क्या है इसका नाम? मोनोपोलर कॉटरी। यहाँ पर जो अदर इंस्ट्रूमेंट है जो कि लो पावर्ड मेडिकल एपरेटस है, हाइफ्रैक्टर, जो कि इलेक्ट्रो सर्जरी, जो कॉन्शियस पेशेंट होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक सर्जरी के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशली जब किसी माइनर सर्जरी में ब्लीडिंग हो रही है तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है हाइफ्रैक्टर। ये है यहाँ पर हार्मोनिक स्कैल्पल, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है। और ये है यहाँ पर लिगेसर, क्या है? लिगेसर बाइपोलर इलेक्ट्रो सर्जिकल डिवाइस है
जो कि हाई करंट और वो भी लो वोल्टेज पर टिश्यू को यहाँ पर डिस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जॉ देख रहे हैं आप, जिससे किसी भी टिश्यू को होल्ड करना भी इजी रहेगा। नेक्स्ट वन, अ पेशेंट इज एंटर्ड इन कैजुअलिटी आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, शोज ब्रशिंग बिहाइंड द मास्टॉइड, व्हाट इज द साइन। यहाँ पर आपको एक साइन दिखाई दे रहा है, कान के पीछे चेक किया जा रहा है, तो ये कौन सा साइन है? बैटल साइन, कैटल साइन, फ्रेंच साइन या फिर डाइटल साइन? कौन सा साइन यहाँ पे दिख रहा है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद पेशेंट को कहीं से भी कोई भी ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कुछ भी ब्लीडिंग शो नहीं हो रही है, लेकिन ये साइन दिख रहा है, तो कौन सा साइन है? ये है बैटल साइन। कौन सा साइन है? यहाँ पर ये बैटल साइन है, जो यहाँ पे दिख रहा है कान के पीछे पर्पल रेड कलर से आपको जो दिख रहा है बैटल साइन। और ये बैटल साइन कब देखने को मिलेगा? अ ब्रूज दैट इंडिकेट्स अ फ्रैक्चर बॉटम ऑफ द स्किल। क्या है? बॉटम ऑफ द स्किल पर है जो रहेगा, लेकिन ये जनरली क्या है, ये आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि कुछ नहीं, एक छिला हुआ है या फिर ब्रूस हुआ है, लेकिन कभी कभी मेडिकल इमरजेंसी भी बन सकता है। तो यहाँ पर इसको क्या कहा गया है? बैटल साइन और बैटल साइन, जो कि इंडिकेट करेगा बॉटम ऑफ द स्कल फ्रैक्चर को। किसके लिए? कि बॉटम में क्या हुआ है? स्कल फ्रैक्चर हुआ है, इसीलिए साइन आपको दिखाई, क्या कहेंगे? बैटल साइन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर बेस्ट डिसइंफेक्टेंट फॉर एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी को डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन सा डिसइंफेक्ट हम यूज़ करेंगे? हाइपोक्लोराइड, ब्यूटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड या फिर नन ऑफ द अबव। तो बेस्ट डिसइंफेक्ट होता है, जितनी भी एंडोस्कोपी होगी, लैरिंगोस्कोप होंगी, उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए वो होगा ग्लूटाल्डिहाइड। क्या होगा? ग्लूटाल्डिहाइड। 2% ग्लूटाल्डिहाइड है, यूज़ किया जाएगा। सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ किया जाता है कोविड के पेशेंट के लिनिन के लिए या फिर HIV पेशेंट के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई दिस इमेज और पिक्चर। तो यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है, इसका आपको नाम बताना है कि ये है क्या? एम्बू बैग है, लैरेंजियल मास्क है, NG ट्यूब है या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या है जो यहाँ पे इमेज में दिख रहा है? ये है यहाँ पर लैरेंजियल मास्क। क्या है? ये लैरेंजियल मास्क। नेक्स्ट है यहाँ पर दिस कैथेटर इज यूज्ड टू रिमूव अनवांटेड बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम एन ऑर्गन, कैविटी और एब्सेस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर आपको कैथेटर दिख रहे हैं, ये जनरली किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? यदि किसी ऑर्गन या फिर बॉडी कैविटी में कुछ भी एब्सेस हो रही है, कुछ भी ज़्यादा सीक्रेशन हो रहा है, फ्लूइड्स बन रहे हैं, तो उनको अनवांटेड फ्लूइड्स से उनको बाहर निकालना है, तो उसके लिए इनका यूज़ किया जाएगा। तो ये क्या नाम है इनका? इमेज दिख रही है आपको, ऑप्शन में है यहाँ पर NG ट्यूब, पिग टेल ड्रेनेज कैथेटर या फिर ET ट्यूब या फिर T ट्यूब। तो यहाँ पर इसका नाम क्या है? जो कैथेटर यहाँ पे आपको दिख रहा है इमेज में, आप देख सकते हैं कि इसका नाम क्या है। तो ये है यहाँ पर पिग टेल कैथेटर, ड्रेनेज कैथेटर, जिसका यूज जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स में या फिर कहीं पर भी कुछ भी फ्लूइड बनेगा तो उसको बाहर निकालने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसका नाम क्या है? पिग टेल कैथेटर। क्या नाम है इसका? पिग टेल कैथेटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं घुमावदार जो चीज़ है, इनका यूज़ है जो किया जाएगा किसके लिए? एब्डोमिनल कैविटी में या फिर किसी अदर कैविटी में भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है तो उसको बॉडी से बाहर निकालना है, तो उसके लिए यूज़ किए जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट। यहाँ पर इमेज में आपको एक इक्विपमेंट दिख रहा है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन में है यहाँ पर चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, पेनरोज ड्रेनेज सिस्टम, सर्जरी वुंड ड्रेनेज या फिर ट्रू कॉलेज ड्रेनेज। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है क्या है? चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम में बबल आ रहे हैं, तो वो भी आपको क्वेश्चन आएगा कि एयर लीक हो रही है, क्या हो रहा है? चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम से आपको 3-4 क्वेश्चन तक एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर जो इक्विपमेंट दिख रहा है इसका नाम है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। क्या है? चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आइडेंटिफाई द डिवाइस शोन इन दिस इमेज। यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है, इसका नाम क्या है? वैस्कुलर रिंग कनेक्टर, कार्डियक पेसमेकर, कार्डियक शंट या फिर कोरोनरी स्टेंट। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है इसका यूज़ किया जाता है जब भी आर्टरीज में कुछ भी प्लग का फॉर्मेशन हुआ हो, तो उसके लिए यहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोरोनरी स्टेंट। क्या नाम है इसका? कोरोनरी।
जब भी कोई प्लग का फॉर्मेशन हो, कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन हो आर्टरी में, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। इस तरीके से इन्फ्लेट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट का नाम है, जो डिवाइस दिख रही है, ये क्या है? ये कोरोनरी स्टेंट। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली सिम्टम ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस का जो अर्ली सिम्टम है वो क्या होगा? डिस्फेजिया, पिटोसिस, फटीग, इम्प्रूविंग इन द इवनिंग, या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो क्या है जो यहाँ पर अर्ली सिम्टम होगा, इनिशियल साइन होगा माइस्थेनिया ग्रेविस का? तो माइस्थेनिया ग्रेविस का जो साइन होगा यहाँ पर वो होगा पिटोसिस। क्या होगा? पिटोसिस, जिसको ड्रूलिंग ऑफ आईलिड्स भी कहेंगे। इसमें जो आपकी आईलिड्स हैं कैसी रहेंगी? नीचे की तरफ लटकी हुई रहेंगी। और जो माइस्थेनिया ग्रेविस है एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपकी मसल्स में वॉलेंट्री कंट्रोल के साथ साथ वीकनेस भी देखने को मिलेगी। और जो फर्स्ट इनिशियल साइन होगा वो होगा पिटोसिस, जिसको हम ड्रूलिंग ऑफ आईलिड्स भी कह सकते हैं, जिसमें एक या फिर दोनों आईलिड्स क्या रहेंगी? नीचे की तरफ लटकी हुई रहेंगी। वैसे ही माउथ के कॉर्नर भी ड्रूलिंग रहेंगे। यहाँ पर आपको बहुत इवन सांस लेने से लेके खाने पीने में हर एक चीज़ में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट वन, द क्रेनियल नर्व विच रेगुलेट्स द हार्ट रेट। अब इसी से रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन है जो आपको GMCH में भी आया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हार्ट रेट को कौन सी क्रेनियल नर्व रेगुलेट करती है? क्रेनियल नर्व 7, 9, 8 या फिर 10। कौन सी क्रेनियल नर्व रेगुलेट करती है हार्ट रेट के लिए? तो वो है यहाँ पर क्रेनियल नर्व 10, वेगस नर्व। क्या है? वेगस क्रेनियल नर्व है जो कि हार्ट रेट को रेगुलेट करने का काम करती है। BP, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, तीनों के लिए क्या करेगा? वो होगी वेगस नर्व, जो कि 10वें नंबर की क्रेनियल नर्व है। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट इज एंट्रेड विथ थ्रोम्बोटिक सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट इन द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर कोई क्लाइंट है, एडमिट हुआ है, उसको क्या है? थ्रोम्बोटिक सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, CVA का क्लाइंट है। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? स्टार्टिंग के 24 घंटों तक बाउल साउंड्स को चेक करना, EEG चेक करना, प्यूपल साइज एंड प्यूपलरी रिस्पॉन्स को चेक करना, या फिर इलेक्ट्रोमायोग्राम को चेक करना। तो एज अ नर्स यदि पेशेंट CVA का पेशेंट है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी पीपल्स साइज एंड प्यूपलरी रिस्पॉन्स को चेक करना। क्यों? क्योंकि ये क्रेनियल नर्व में किसी भी तरीके के चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। प्रॉपर चीज़ें कौन बताएगी? पीपल साइज एंड प्यूपलरी रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, 23-year-old client is admitted with tonic-clonic seizures. The nurse knows that the most common cause of tonic-clonic seizure for this age group. तो यहाँ पर एक पेशेंट एडमिट हुआ है जिसको टॉनिक-क्लॉनिक सीजर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए कि जो टॉनिक-क्लॉनिक सीजर्स आ रहे हैं 23 साल के क्लाइंट के लिए, तो इस एज ग्रुप में टॉनिक-क्लॉनिक सीजर होने का मेन रीज़न क्या होगा? स्ट्रोक का आना, हेड इंजरी का होना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का होना, या फिर कंजेनाइटल डिफेक्ट इन ब्रेन। तो टॉनिक क्लॉनिक सीजर यदि 23 साल की एज में आ रहे हैं तो जो मोस्ट कॉमन कॉज होगा वो होगा हेड इंजरी। क्या होगा? हेड इंजरी। यदि ओल्ड एज है जब आते हैं तब कहेंगे हम स्ट्रोक, लेकिन यहाँ पर इनिशियल यंग एज में जब टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? हेड इंजरी। अब हेड इंजरी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण भी हो सकती है, कहीं से गिरने के कारण भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हेड इंजरी क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज है यंग एडल्ट्स में टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आने का। मिडिल एज की बात हो रही है कि पेशेंट कितना है? 23 साल का बस है। तो 23 साल की एज में यदि आ रहे हैं तो क्या है? हेड इंजरी। यदि पर्सन मिडिल एज है तो स्ट्रोक होगा टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आने का कॉज। लेकिन आफ्टर दैट 65 और उससे ज़्यादा है तो मोस्ट कॉमनली या तो एल्जाइमर्स के कारण आएंगे, स्ट्रोक भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन कुछ और अदर रीज़न भी रहेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट और इनिशियली यदि यंग एज में पूछें तो हेड इंजरी के कारण ही टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आएंगे। फेब्राइल सीजर्स पूछें तो ओनली फीवर्स में आते हैं, बच्चों की एज 6 साल तक की हो जाती है जब तक ही आते हैं, आफ्टर दैट बहुत ही रेयर केस में आएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर फीवर, हेडेक एंड नचल रिजिडिटी आर द क्लासिक सिम्टम्स ऑफ। तो ये तीनों किसके सिम्टम हैं? बुखार आना, सिरदर्द होना, नचल रिजिडिटी। तो ये किसके पूरे क्लासिकल साइन है?
ब्रेन एब्सिस के, मेनिंजाइटिस के, पार्किंसंस के या फिर डिप्रेशन के। तो ये तीनों साइन किसके हैं? ये है मेनिंजाइटिस के। जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की कवरिंग लेयर है मेनिंजेस, उसमें यदि कोई इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होगा तो उसको कहेंगे मेनिंजाइटिस। और उसी के तीनों क्लासिकल साइन है, फीवर, हेडेक, नचल, रिजिडिटी। अब और साइन भी एग्जाम में आपको आते हैं, तो वो कर्निंग साइन है, ब्रुजिंस्की साइन। एग्जाम में साइन आपको आते ही आते हैं। मेनिंजाइटिस के क्लासिकल साइन में नचल रिजिडिटी के अलावा आपको कर्निंग साइन याद रखना है और ब्रुजिंस्की साइन है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, मेडिकल मैनेजमेंट फॉर इंक्रीज्ड आईसीपी इंक्लूड्स। तो यदि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो कौन सा मेडिकल मैनेजमेंट यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा? ऑप्शन में है यहाँ पर एडमिनिस्टर हाफ स्ट्रेंथ द सलाइन, एडमिनिस्टर प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स, एडमिनिस्टर द मैनिटॉल, रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्रीथ्स इन द वेंटिलेटर। तो यदि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, आईसीपी बढ़ा हुआ है, तो मेडिकल मैनेजमेंट होगा आपका क्या? मैनिटॉल को एडमिनिस्टर करना। क्या होगा? मैनिटॉल को एडमिनिस्टर करना। जो आईसीपी बढ़ा हुआ है उसको क्या करेगा? ये कम करने का काम करेगा। अब यहाँ पर फ्लश्ड आउट करवाएगा बॉडी से। यदि सर्जिकल पूछें तो वो होगा बीपी सेंटिंग, वेंट्रोपेरिटोनियल सेंटिंग। आईसीपी बढ़ा है तो यहाँ पर सीएसएफ को बाहर निकालने के लिए, हाइड्रोसेफेलस के ट्रीटमेंट में यदि बात करें तो उसमें भी आईसीपी बढ़ा हुआ रहेगा, तो उसमें भी हम मैनिटॉल देंगे। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यदि मेडिकल मैनेजमेंट यदि आईसीपी बढ़ा है तो क्या होगा? मैनिटॉल। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व कॉज द बेल्स पाल्सी। तो बेल्स पाल्सी कौन सी क्रेनियल नर्व है जो कॉज करेगी, जिसमें फेशियल मसल्स क्या होंगी? वीक हो जाएंगी। ऑप्शन में फेशियल 7th नंबर की नर्व, ट्राइजेमिनल 5th नंबर क्रेनियल नर्व, वैगस 10th नंबर की क्रेनियल नर्व, या फिर वेस्टिबो कोक्लियर जो कि सुनने में, बॉडी बैलेंस में हेल्प करेगी, 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व। तो बेल्स पाल्सी के लिए जो क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल है वो है फेशियल नर्व। क्या है? फेशियल नर्व। इस तरीके से फेस आपका रहेगा, तो ये क्या है? बेल्स पाल्सी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द मोस्ट कॉमन एड्स एसोसिएटेड न्यूप्लाज्म इज। तो एड्स एसोसिएटेड न्यूप्लाज्म कौन से हैं? मतलब एड्स के साथ जो कैंसर हो रहा है वो कौन सा है? सर्वाइकल, कापोसी सार्कोमा, नॉन हॉकिंग लिम्फोमा या फिर हॉकिन लिम्फोमा। कौन सा है जो मोस्ट कॉमन कॉज है किसके लिए? एड्स एसोसिएट न्यूप्लाज्म के लिए। तो वो है यहाँ पर कापोसी सार्कोमा। जिन पेशेंट को HIV एड्स है उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कमज़ोर है, वीक है। अब ऐसे में जो कुछ और डिसीज़ हो जाती है तो यहाँ पर वो होगा कापोसी सार्कोमा, जिसके लिए क्या कहा गया है? एड्स एसोसिएट न्यूप्लाज्म कहा गया है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है वो है हॉकिन्स लिम्फोमा। क्या है? हॉकिन्स लिम्फोमा। यदि आपको पूछें कि एड्स एसोसिएट न्यूप्लाज्म क्या है तो वो है कापोसी सार्कोमा। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज पूछें तो वो है नॉन हॉकिन्स लिम्फोमा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एड्स। तो यहाँ पर एड्स का इंडिकेटर क्या है? CD4 T सेल्स काउंट कितना हो जाएगा यदि आप एड्स पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर यदि बात की जाए CD4 T सेल्स काउंट की, तो CD4 T सेल्स काउंट चला जाएगा बिलो 200 सेल्स पर mm²। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CD4 T सेल्स काउंट लेस देन 200 सेल्स पर mm3। नेक्स्ट वन, डिगॉक्सिन इज नॉट गिवन व्हेन द हार्ट रेट इज। ए क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि डिजिटैलिस एजेंट हो गया, डिगॉक्सिन हो गया, कि हार्ट रेट कितनी हो तब हमें नहीं देना है। जब हार्ट रेट बिलो 70 हो, बिलो 80 हो, बिलो 60 हो या फिर बिलो 56 हो, दैट मीन्स हमें डिगॉक्सिन नहीं देना है। जब पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो, ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट कितनी मानी जाती है? बिलो 60। कितना? बिलो 60। 60 से भी कम है तो हमें डिगॉक्सिन नहीं देना है हार्ट रेट, क्योंकि ये और ज़्यादा हार्ट रेट को कम करेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग इज सेफ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये देखिए मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CHO एग्जाम में आता ही आता है कि कौन सी एंटी मलेरिया की ड्रग है जो प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं। इनकेस किसी प्रेग्नेंट लेडी को मलेरिया हो गया है तो कौन सी मेडिसिन हम उसको दे सकते हैं? क्लोरोक्विन, क्विनिन, क्लोरेम्फेनिकोल या फिर प्राइमाक्विन। तो ओनली 2 मेडिसिन हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ होंगी एंटी मलेरियल ड्रग। एक तो होती है क्लोरोक्विन, दूसरी होती है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन।
आपको याद रखना एंटी मलेरियल ड्रग दैट इज सेफ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो वो क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट। तो इंडिया में पहली रेफरल यूनिट किसको माना जाता है? सब सेंटर को, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को, या फिर रीजनल हॉस्पिटल्स को। तो इंडिया में पहली रेफरल यूनिट मानी जाती है CHC, क्या है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन ऑफ एनिमल्स प्राइमरली कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द मिल्क। तो इनमें से कौन सा इन्फेक्शन है जो जनरली एनिमल्स का जो दूध है उसके थ्रू भी आपको हो सकता है? TB, लेप्टोस्पायरोसिस, डेंगू या फिर प्लेग। तो यहाँ पर प्लेग तो होगा आपके लिए, और डेंगू तो मॉस्किटो बाइट करने के कारण होगा। लेप्टोस्पायरोसिस ये सभी नहीं होंगे। डेंगू स्प्रेड होगा आपको एडिस मॉस्किटो से। किससे? एडिस मॉस्किटो से। प्लेग एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि यर्सीनिया पेस्टिस से होगा, जो कि फ्ली है। लेप्टोस्पायरोसिस भी होगा, वाई इन्फेक्टेड जो भी इन्फेक्टेड एनिमल्स का यूरिन है या फिर उनका स्टूल है, स्पेशली यूरिन से। तो यहाँ पर ये सभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। लेकिन जो TB है क्या हो सकता है? इन्फेक्टेड एनिमल के दूध से भी आपको हो सकती है। नेक्स्ट वन, चिकनगुनिया स्पीसीज बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो चिकनगुनिया स्पीसीज है कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? फ्लेविब्रेडा, बॉयनीब्रेडा, टोगाब्रेडा या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमने आई थिंक जो लास्ट 2 डेज पहले क्लास ली थी उसमें आपको बताया था कि जो चिकनगुनिया है, क्या है? चिकनगुनिया है। तो चिकनगुनिया की जो फैमिली है वो कौन सी है? वो है टोगाब्रेडा फैमिली। कौन सी फैमिली है? टोगाब्रेडा फैमिली। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ ड्रग किट प्रोवाइडेड, किट ए प्रोवाइडेड एट सब सेंटर। तो सब सेंटर में 2 टाइप की किट दी जाती है, किट ए एंड किट बी। तो कौन सी किट है जो किट ए में कंटेंट नहीं रहेगा? ORS टैबलेट पैरासीटामोल, विटामिन ए सॉल्यूशन या फिर टैबलेट कॉट्रीमैक्सोल। तो जो टैबलेट है कौन सी? जो टैबलेट इसमें नहीं रहेगी किट ए में, तो वो है यहाँ पर टैबलेट पैरासीटामोल, क्योंकि ये किट बी में रहेगी। किट ए में ORS रहेगा, आयरन फॉलिक एसिड की लार्ज स्मॉल टैबलेट होंगी, विटामिन ए सॉल्यूशन होगा, कॉट्रीमैक्सोल होगा, लेकिन इसमें पैरासीटामोल नहीं होगी। दोनों किट का कंटेंट आपको याद रखना है। मैं एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स तक आपको बोल चुकी हूँ, क्योंकि आपको आता ही आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, स्मॉल पॉक्स इज रेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड इन द ईयर। तो स्मॉल पॉक्स का रेडिकेशन पूरे विश्व से कब हो गया था? 1981 में, 1982 में, 1983 में, 1980 में। तो पूरे विश्व से स्मॉल पॉक्स का एरेडिकेशन हो गया था 1980 में। अब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, जो मंकी पॉक्स फैला है उसके सिम्टम इसी से मिलते जुलते टाइप के हैं। तो हो सकता है कि उसी वैक्सीन में कुछ मॉडिफिकेशन करके मंकी पॉक्स के लिए भी वैक्सीन लाई जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, ब्लड इन द यूरिन। ब्लड इन यूरिन, यदि यूरिन में ब्लड है तो क्या कहेंगे हम? हीमोसिड्रोसिस, हेमेप्टोपोइसिस, हेमेच्यूरिया या फिर नन ऑफ द अबव। तो यदि ब्लड इन यूरिन है तो हम क्या कहेंगे? हेमेच्यूरिया। क्या कहेंगे? हेमेच्यूरिया। हीमोसिड्रोसिस का मतलब है कि जब आयरन है आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए? आयरन है जो आपकी बॉडी में, आपके ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में क्या हो जाए? ओवरलोड हो जाए, तब हम क्या कहेंगे इसको? हीमोसिड्रोसिस। और यहाँ पर हेमेटोपोइसिस का मतलब होगा ब्लड सेलुलर कंपोनेंट, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेलुलर कंपोनेंट। इसमें हेमेटोपोइसिस में RBC, WBC, प्लेटलेट्स इन सभी का फॉर्मेशन होगा, वो प्रोसेस कहलाएगी हेमेटोपोइसिस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड। यदि आपकी बॉडी का टेम्परेचर अचानक से डाउन हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? क्राइसिस, रिलैप्स, लाइसिस या फिर क्वार्टिडियन। क्या टर्म यहाँ पे यूज़ किया जाएगा यदि आपकी बॉडी का टेम्परेचर अचानक से घट जाए? तो हम उसके लिए कहेंगे क्या? क्राइसिस। क्या कहेंगे? क्राइसिस। लाइसिस का मतलब है यहाँ पर, लाइसिस इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स ऑफन बाय वायरल, एंजाइमेटिक और ऑस्मोटिक प्रोसेस के थ्रू। रिलैप्स से यहाँ पर फीवर का ही एक टाइप है। तो टेम्परेचर पहले बढ़ेगा,
फिर नॉर्मल आ जाएगा, देन आफ्टर फिर से बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो गया, रिलैप्सिंग। रेमिटेंट फीवर का मतलब है कि मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं आएगा। इंटरमिटेंट का मतलब है कि फॉल्स टू नॉर्मल एवरी डे, डेली टेम्परेचर क्या रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा। और जो कंटिन्यू है इसमें टेम्परेचर नहीं घटेगा, जैसे टाइफाइड फीवर हो गया, किसी भी टाइफस फीवर हो गया, तो इसमें टेम्परेचर आपका ऐसा नहीं होगा। रिलैप्सिंग फीवर आपने देखा होगा अल्टरनेट वे में आता है जनरली, तो वो कौन किस में आएगा, वो आता है जनरली मलेरिया के पेशेंट में। नेक्स्ट है यहाँ पर सेंसिटिविटी एंड रिएक्शन इज टेस्टेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग। तो ड्रग की सेंसिटिविटी और रिएक्शन को चेक करने के लिए ड्रग किस रूट से एडमिनिस्टर की जाती है, इंट्रावीनस रूट से, इंट्रामस्कुलरली, इंट्राडर्मली या फिर सबक्यूटेनियसली। कौन से रूट से ड्रग है जो एडमिनिस्टर की जाएगी यदि किसी ड्रग की सेंसिटिविटी और रिएक्शन चेक करना है, तो वो है यहाँ पर इंट्राडर्मल रूट। क्या है, इंट्राडर्मल रूट से इजीली है जो ये चीज़ चेक कर ली जाए। कोई सी भी ड्रग हो, कोई सा भी एलर्जिक टेस्ट होना हो, किसी भी चीज़ की सेंसिटिविटी का पता लगाना हो, मोस्ट कॉमन रूट होता है इंट्राडर्मल रूट, जिस रूट से BCG वैक्सीन दी जाती है वही रूट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज गिवन टू अ पेशेंट विद सीवियर ब्रीदिंग डिफिकल्टी। तो यदि पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सांस लेने में तो कौन सी पोजीशन देंगे, सुपाइन, फॉलोअर, स्ट्रेंडलाइन वर्ग या फिर नन ऑफ द अबव। जो पोजीशन हम देंगे पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वो होगी यहाँ पर फॉलोअर्स पोजीशन। ये देखिए जिसमें हाफ पेशेंट लेटा रहेगा और हाफ सिटिंग रहेगा 45 टू 60 डिग्री के एंगल पर। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रैडन स्केल इज यूज्ड फॉर असेसिंग द रिस्क फॉर। तो ब्रैडन स्केल का यूज किसके असेस करने में किया जाएगा, डेक्यूबिटस अल्सर, हाइपरटेंशन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर डायबिटीज मेलाइटिस। तो जो ब्रैडन स्केल है इसका यूज़ किया जाएगा डेक्यूबिटस अल्सर और प्रेशर अल्सर को असेस करने के लिए। इसमें जो चीज़ें चेक की जाती हैं ब्रैडन स्केल में, जिसको हम प्रेशर अल्सर भी कहेंगे, तो 1987 में बारबरा ब्रैडन और नैन्सी ब्रिग्स्टॉम ने इस स्केल की खोज की थी, डेवलप किया था। इसमें जो भी नर्स हैं या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं इसको असेस कर सकते हैं। तो इसमें सेंसरी, मेंटल, मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन और फ्रिक्शन है जो चेक किए जाते हैं। यदि जो ब्रैडन स्केल का स्कोर है कितना है, ब्रैडन स्केल का स्कोर कितना होना चाहिए, 15 तक जो यहाँ पर नॉर्मल रेंज रखी, लेकिन 15 से 16 है तो माइल्ड रिस्क है, 12 से 14 मॉडरेट रिस्क, लेस देन 12 है तो हाई रिस्क। ये क्या हो गए, यहाँ पर रिस्क हो गए। मतलब यदि किसी को डेक्यूबिटस अल्सर है, प्रेशर सोर है, तो यहाँ पर कितना ज़्यादा अफेक्ट हुआ है एरिया उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट्स। तो यदि किसी इन्फेंट में IM इंजेक्शन लगना है तो मोस्ट प्रिफर्ड साइट कौन सी होगी, डेल्टॉइड, रेक्टस फीमोरिस, वास्टस लैटरलिस या फिर वेंट्रोग्लूटियल। यदि किसी इन्फेंट में पूछते हैं हम कि हमें IM इंजेक्शन लगाना है, DPT वैक्सीन ही लगानी है, कहाँ पे लगाएंगे हम, तो हम लगाएंगे वास्टस लैटरलिस मसल्स में। कहाँ पर, वास्टस लैटरलिस मसल्स में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन इज यूजफुल टू डिटेक्ट द सीजर्स। तो सीजर्स के लिए कौन सा यहाँ पर डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि ब्रेन में कुछ डैमेज तो नहीं हुआ है, वो चीज़ें हम कैसे करेंगे, EEG से, एक्सरे से, CT स्कैन या फिर MRI से। तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम से, किससे, EEG और इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम से चीज़ें चेक की जाएंगी आपके पूरे ब्रेन में। जैसे ECG में लीड लगाई जाती है वैसे ही पूरे स्कैल्प पे आपको लीड लगाई जाएंगी और चीज़ चेक की जाएगी कि सीजर्स आए हैं, फिट्स आए हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं हुई है, कुछ डैमेज तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर वो क्या होगा, कंफर्मेटरी, वो होगा EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। नेक्स्ट वन, इन मीजल्स कॉप्लिक स्पॉट्स आर सीन इन। तो मीजल्स में जो कॉप्लिक स्पॉट्स दिखते हैं वो कैसे दिखेंगे, कब दिखेंगे, प्रोड्रोमल स्टेज में, पोस्ट मीजल्स स्टेज में, इरप्टिव स्टेज में या फिर नन ऑफ द अबव। तो मीजल्स में जो कॉप्लिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, रोज कलर के स्पॉट्स, वो कब देखने को मिलते हैं, प्रोड्रोमल स्टेज में। कब देखने को मिलेंगे, प्रोड्रोमल स्टेज में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये प्रोड्रोमल स्टेज कब मानी जाती है, जब अर्ली सिम्टम्स आपको डिसीज के दिखेंगे लेकिन इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ये आपको दिखाई देंगे। तो ये क्या है, प्रोड्रोमल स्टेज। नेक्स्ट वन, द एबनॉर्मल कंडीशन
द एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द अम्बिलिकल कॉर्ड इज इंसर्टेड थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ द प्लेसेंटा इज नोन एज। तो एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा कहाँ से इंसर्ट हो गया है, मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये क्या है, वेलामेंटस इंसर्शन, वेटलडोर, एब्रप्टो प्लेसेंटा या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर एक कंडीशन क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ प्लेसेंटा। नॉर्मली प्लेसेंटा सेंटर पार्ट से अटैच होगा, लेकिन यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड का इंसर्शन सेंटर से होगा, लेकिन वेलामेंटस में कहाँ से होगा, मेम्ब्रेन से होगा। कहाँ से होगा, मेम्ब्रेन से होगा। नेक्स्ट वन, विच इज़ द बायोकेमिकल मार्कर डिटेक्टेड इन द मदर्स ब्लड इन एनटीडी। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में मदर के ब्लड में कौन सा मार्कर डिटेक्ट होगा कि पता चलेगा कि बच्चे को एनटीडी हो रहा है। अल्फा फीटोप्रोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड, अल्कलाइन फॉस्फेट या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो मार्कर माँ के ब्लड में डिटेक्ट होगा बायोकेमिकल मार्कर एनटीडी के लिए, तो वो होगा अल्फा फीटोप्रोटीन। यदि इसका लेवल आपको बड़ा हुआ देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स क्या है, बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेवलप हो रहा है। यदि लेवल कम हो रहा है मतलब बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो रहा है। नेक्स्ट वन, लोकलाइज्ड एडिमा और कलेक्शन ऑफ फ्लूइड ऑन द फीटल स्केल्प दैट डेवलप ड्यूरिंग लेबर इज नोन एज। लेबर के टाइम पर जो बेबी का फीटल स्केल्प है, उसके स्केल्प पर एडिमा स्वेलिंग देखने को मिलेगी, फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन में मोल्डिंग, कैपट सक्सीडेनम, क्राउनिंग या फिर सेफेलोहेमेटोमा। तो यहाँ पर कहा है कि लोकलाइज्ड एडिमा दिख रहा है, फ्लूइड का कलेक्शन दिख रहा है फीटल स्केल्प पर, तो ये कहलाएगा कैपट सक्सीडेनम। क्या कहलाएगा, कैपट सक्सीडेनम में इस तरीके से देखने को मिलेगा आपके लिए, क्योंकि पेल्विक प्रेशर के कारण ये आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये अपने ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि इस तरीके से है, दैट मीन्स यहाँ पर कुछ इंजरी हो गई है, तो यहाँ पर ब्लड का ऑक्यूमुलेशन हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, सेफेलोहेमेटोमा, और इसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वन, द इंडेक्स फॉर फाइंडिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज, दैट मीन्स कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस का मतलब है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाई गई, उनको अपनाने के बाद कितनी प्रेगनेंसी हुई हैं, दैट मीन्स फेलियर रेट क्या रहा है। तो वो हम कौन सी मेथड से असेस करेंगे, पर्ल इंडेक्स से, लॉरेंट्स, पॉड्रेनल या फिर ब्रोका। तो जो इंडेक्स यूज़ किया जाएगा वो है पर्ल इंडेक्स। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर्स पर 100 वुमेन ईयर ऑफ एक्सपोजर। तो यहाँ पर फेलियर रेट के लिए भी कह सकते हैं हम, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कितनी असरदार रही यूज़ करने के बाद भी फेल हुई हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा यहाँ पे, पर्ल इंडेक्स। नेक्स्ट वन, द टाइप ऑफ पेल्विस इन विच द फीचर्स आर हार्ट शेप ब्रिम, नैरो फोर पेल्विस, सियाटिक नोच विथ प्रोमिनेंट स्टियल स्पाइन एंड सपोर्टिव एंगल मोर देन 90 डिग्री। तो ये कौन सी पेल्विस है जिसके फीचर यहाँ पे आपको बताए गए हैं। तो ये जो पेल्विस के फीचर बताए हैं, हार्ट शेप ब्रिम है, नैरो फोर पेल्विस है, सियाटिक नोच है प्रोमिनेंट स्टियल स्पाइन के साथ, और जो सपोर्टिव एंगल है वो मोर देन 90 डिग्री है, सॉरी लेस देन 90 डिग्री है। तो ये है यहाँ पर एंड्रॉइड पेल्विस। कौन सी पेल्विस है, ये है एंड्रॉइड पेल्विस। हार्ट से ब्रिम किसकी देखने को मिलेगी आपको, तो मिलती है एंड्रॉइड पेल्विस की देखने के लिए। वो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट फेवरेबल पेल्विस है वो कौन सी है, तो वो है गायनेकॉइड पेल्विस। कौन सी है, गायनेकॉइड पेल्विस। इनलेट होगा इसका ओवल शेप का, एंड्रॉइड पेल्विस का होगा यहाँ पर हार्ट शेप का। नेक्स्ट है यहाँ पर एट 8 वीक ऑफ जेस्टेशन द यूट्रस लुक्स लाइक। तो 8 वीक की प्रेगनेंसी में यूट्रस कैसी दिखाई देगी, लार्ज ऑरेंज क्रिकेट बॉल की तरह, साइज ऑफ ग्रेप फ्रूट या फिर स्मॉल अनरिप्ड पियर। कैसी दिखाई देगी जब प्रेगनेंसी 8 वीक की बस होगी। अब 8 वीक वक्त प्रेग्नेंट हैं तो यूट्रस का साइज है जो कैसा दिखेगा आपको, तो वो दिखेगा आपके लिए लार्ज ऑरेंज, जो बड़ा एक संतरा होता है उस साइज का आपको दिखेगा यूट्रस। नेक्स्ट वन, विच ड्रग इज गिवन टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। यदि हमें माँ से बच्चे को HIV ट्रांसमिशन होने से रोकना है, कौन सी मेडिसिन देके हम रोक सकते हैं, निबिरापाइन, पैरासीटामोल, स्टेविडेन या फिर नन ऑफ द अबव। तो जिटेविडेन और निबिरापाइन HIV के लिए यूज़ की जाने वाली ड्रग है। तो यदि माँ से बच्चे को हमें वर्टिकल ट्रांसमिशन रोकना है तब हम कौन सी मेडिसिन देंगे, तो वो होगी निबिरापाइन। कौन सी देंगे, निबिरापाइन। नेक्स्ट वन, सार्स वायरस है। तो सार्स किस कैटेगरी का वायरस है, कोरोना वायरस है, कैल्सी वायरस है, एरेना वायरस या फिर नन ऑफ द अबव। तो सार्स कौन सा वायरस है यहाँ पर, कोरोना वायरस। नेक्स्ट वन,
विजुअल एनालॉग स्केल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड टू मेजर। तो विजुअल एनालॉग स्केल यूज़ की जाती है किसको मेजर करने के लिए? सेडेशन को मेजर करने के लिए, पेन इंटेंसिटी के लिए, स्लीप के लिए, या फिर डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया के लिए। क्या चेक करने के लिए स्केल है जो यूज़ की जाएगी? विजुअल एनालॉग स्केल। तो स्केल यूज़ की जाएगी पेन इंटेंसिटी का पता लगाने के लिए। मैक्सिमम स्कोरिंग होती है 10, मिनिमम 0। यदि कुछ पेन नहीं है तो 0 हंसते हुए हैं आप। कुछ थोड़ा बहुत पेन है तो 2 नंबर दे दिए जाएंगे, थोड़ा और है तो 4, थोड़ा और होता है तो इस तरीके से। यदि आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पेशेंट को नेगिंग है, अनकंफर्टेबल, ट्रबलसम पेन है, तब कितना स्कोर देंगे अकॉर्डिंग टू विजुअल एनालॉग स्केल के? तब आप देंगे 4 स्कोर। यदि पेशेंट को कहा जाए इंटेंस, ड्रेडफुल, हॉरिबल पेन है, तब क्या स्कोरिंग देंगे आप? तो अब देंगे आप उसको 8। नेक्स्ट वन, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर रिच इन विच पार्ट ऑफ द पैंक्रियास। तो पैंक्रियास में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं जो फिर 3 तरीके का क्या करेंगे? सेल्स रहेंगी उसमें जो ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन और इंसुलिन का सीक्रेशन करेंगे। अब यहाँ पर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है पैंक्रियास के किस पार्ट में सबसे ज़्यादा होंगे? नेक में, हेड में, टेल में कि बॉडी में? तो ये पार्ट होते हैं पैंक्रियास के। क्या है? नेक, हेड, टेल, बॉडी पार्ट है पैंक्रियास के। तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सबसे ज़्यादा होंगे टेल पार्ट में। कहाँ पर? टेल पार्ट में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर कोर्साकॉफ सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। तो कोर्साकॉफ साइकोसिस और कोर्साकॉफ सिंड्रोम है जो किसके कारण होंगे? किसकी कमी के कारण होंगे? राइबोफ्लेविन के, पायरिडॉक्सिन के, आयरन के, या फिर थियामिन के? तो कोर्साकॉफ साइकोसिस और कोर्साकॉफ सिंड्रोम होगा थियामिन की कमी के कारण। किसके कारण? थियामिन की कमी के कारण। जो एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट होते हैं उनमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है कोर्साकॉफ साइकोसिस। तो ये किसके कारण होता है? थियामिन की कमी के कारण। जिसकी कमी के कारण वही दे दो तो ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंस एंड इरेशनल फियर। स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंट एंड इरेशनल फियर ऑफ सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन दैट प्रेजेंट्स लिटिल और नो डेंजर टू अ पर्सन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर इरेशनल फियर है किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से, सिचुएशन से, लेकिन उससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन में है यहाँ पर सिनकोप, इंसोम्निया, फोबिया, या फिर एमनेसिया। तो एमनेसिया का मतलब होगा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। सिनकोप का मतलब होगा एक तरीके से चक्कर आना, फेंटिंग, किसी एक तरीके से आपकी तुरंत कॉन्शियसनेस चले जाना, इसको हम बेहोश होना कह सकते हैं। और यहाँ पर इंसोम्निया का मतलब होगा स्लीप, लैक ऑफ स्लीप, मतलब नींद नहीं आना। तो यहाँ पर अब जो टर्म बचता है वो है फोबिया। क्या है? फोबिया। फोबिया में ही क्या कहेंगे हम? इरेशनल फियर ऑफ सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, लेकिन उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं है। तो क्या हो गया? फोबिया। अलग अलग टाइप के फोबिया होते हैं, एग्जाम में आपको आ सकते हैं। हीमोफोबिया का मतलब होगा ब्लड से डर लगना। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होगा भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से डर लगना आपको। यहाँ पर एग्जाम में जनरली जो आते हैं फोबिया, एक तो आता है क्लस्ट्रोफोबिया, दूसरा आता है हीमोफोबिया, एक्रोफोबिया आ सकता है, जूफोबिया मतलब जानवरों से डर लगना। तो अलग अलग टाइप के फोबिया होते हैं जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच इज़ द कॉमन एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेंटाइल डायरिया। तो इन्फेंटाइल डायरिया के लिए मोस्ट कॉमन एजेंट कौन सा है जो कॉज कर सकता है? रोटावायरस, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, इकोलाई, या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई। तो बच्चों में वैक्सीन दी जाती है वो है रोटावायरस वैक्सीन। और वो क्यों दी जाती है? क्योंकि रोटावायरस ही मोस्ट कॉमन कॉज होता है इन्फेंटाइल डायरिया के लिए। 6, 10 एंड 14 वीक्स में ओरली 5 ड्रॉप दी जाती है वैक्सीन की। तो वो कौन सी वैक्सीन है? तो वो रोटावायरस वैक्सीन दी जाती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो रोटावायरस वैक्सीन है ये दी जाती है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर ये जो वैक्सीन दी जाती है क्यों दी जाती है? ताकि बच्चों के लिए हम किससे प्रिवेंट कर सकें? डायरिया से। रोटावायरस वैक्सीन कैसे दी जाती है? ओरली 5 ड्रॉप दी जाती है, याद रखना है 5 ड्रॉप्स। नेक्स्ट वन, अ टीबी पॉजिटिव पेशेंट इज इन डॉट्स ट्रीटमेंट, कंप्लेन दैट हिज यूरिन बिकम्स ऑरेंज, द नर्सिंग ऑफिसर नोज दिस इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ विच मेडिसिन। ये क्वेश्चन GMCH का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आया हुआ है कि टीबी पॉजिटिव पेशेंट है, डॉट्स रेजिमेंट चल रहा है, उसका वो कंप्लेन कर रहा है कि उसकी यूरिन का कलर ऑरेंज कलर का है जब वो यूरिन वाइट करने जा रहा है, पास करने जा रहा है। तो एज अ नर्स आप कहेंगे कि ये कौन सी मेडिसिन का साइड इफेक्ट है? ऑप्शन में है स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन, या फिर इथाम्ब्यूटोल।
तो जो यहाँ पर साइड इफेक्ट है रिफाम्सिन का, स्ट्रेप्टोमाइसिन तो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व डैमेज करके आपको बहरा बना देगी, हियरिंग लॉस होगा। लेकिन यहाँ पर यदि आपको पूछा जाता है तो कौन सी है, तो वो है रिफाम्सिन, जिसके कारण रेड ऑरेंज यूरिन कलर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्लार्क रूल इज यूज्ड फॉर, तो क्लार्क रूल किसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन में है इवालुएटिंग द IQ ऑफ चाइल्ड, इवालुएटिंग द चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ, एस्टिमेटिंग द पीडियाट्रिक डोजेस ऑफ ड्रग्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो किसके लिए क्लार्क रूल यूज किया जाता है? तो क्लार्क रूल यूज किया जाता है बच्चों में ड्रग के डोज को कैलकुलेट करने के लिए, अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ द बेबी है जो यूज किया जाएगा क्लार्क रूल। नेक्स्ट वन, लंबर पंचर इज डन इन बिटवीन विच वर्टिब्रा, लंबर पंचर किया जाता है जिससे CSF को बाहर निकालने के लिए, टेस्टिंग के लिए, मेनिंजाइटिस या फिर क्या इन्फेक्शन उसके लिए। लंबर पंचर और स्पाइनल टेप के लिए कौन सी वर्टिब्रा के बीच में यहाँ पर सिरिंज हम इंसर्ट करते हैं? C2 एंड L4, L1 L2, L4 L5 या फिर L2 to L3। तो यहाँ पर जहाँ जिस वर्टिब्रा में हम लंबर पंचर करेंगे, स्पाइनल टेप करेंगे, वो होगी L4 to L5 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के। इसको लेकिन L3 एंड L4 में भी किया जाता है। पोजीशन एग्जाम में आती है लाइंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, सी सेप पोजीशन, ये सभी क्या है लंबर पंचर और स्पाइनल टेप के लिए पोजीशन है। नेक्स्ट वन, विच टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, तो टर्म प्रेगनेंसी में 800 ml तक एमनियोटिक फ्लूइड होता है, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी पोस्ट टर्म या फिर 38 वीक के बाद आगे को जाएगी एमनियोटिक फ्लूइड कम होते जाएगा। तो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम होना, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड क्या कहलाएगा? ओलिगोयूरिया, पॉलीहाइड्रोमनियोस, ओलिगोहाइड्रोमनियोस या फिर हाइपरेमेसिस। ज़्यादा होता है 2000 ml से तो वो कहलाएगा पॉलीहाइड्रोमनियोस। हाइपरेमेसिस का मतलब है प्रेगनेंसी में होने वाली वॉमिटिंग। अब यहाँ पर बात करें हम कि एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो क्या है? ओलिगोहाइड्रोमनियोस। क्या है? ओलिगोहाइड्रोमनियोस। नेक्स्ट वन, इन एन इमरजेंसी व्हेन द पेशेंट इज अनेबल टू स्टेट हिज ब्लड ग्रुप इट इज सेफर टू क्रॉस मैच विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप। तो यदि इमरजेंसी में पता नहीं है कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप कौन सा है तो आप कौन सा ब्लड ग्रुप उसको चढ़ा देंगे? O नेगेटिव, AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव या फिर नन ऑफ द अबव। क्रॉस मैच करने के लिए कौन सा ब्लड ग्रुप आप यूज़ करेंगे? तो वो होगा यहाँ पर कौन सा? O नेगेटिव ब्लड ग्रुप, क्योंकि O नेगेटिव क्या है? डोनर। आपका कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो आपको O नेगेटिव ब्लड ग्रुप लगा सकते हैं, लेकिन आप रिसीव करने की बात हो कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट मतलब आप किसी का भी ले सकते हैं तो वो होंगे AB पॉजिटिव वाले पेशेंट। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। When the post maturity of pregnancy considered, पोस्ट मैच्योरिटी कब कंसीडर की जाती है प्रेगनेंसी में? आफ्टर 40 वीक्स, आफ्टर 42 वीक्स, आफ्टर 41 वीक्स या फिर 39 वीक्स। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।